चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, है ना। एक मिनट रुकिएगा। देखिए अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत, थोड़ा सा पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं, उसके बाद हम नया टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे, है ना। इंडियन ज्योग्राफी हम पढ़ रहे थे बच्चों, इंडियन ज्योग्राफी स्टडी कर रहे थे हम। इसके अंतर्गत हमने पहला टॉपिक क्या पढ़ा था? पहला टॉपिक हमने पढ़ा था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, है ना, भारत का सामान्य परिचय, जो कि आमतौर पर इंडियन ज्योग्राफी का पहला टॉपिक होता है। और भारत के बारे में सामान्य चीजें हम पढ़ते हैं, भारत का क्षेत्रफल कितना है, कितने राज्य हैं, कितनी यूनियन टेरिटरी है, ये सारी चीजें हम बेसिक चीजें उसमें डिस्कस करते हैं ना। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। 2 से 3 क्वेश्चन आमतौर पर यहाँ पर आपको इस टॉपिक से किसी भी एग्जाम में जिसमें ज्योग्राफी पूछी जाती है देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने करीब 3 लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। सेकंड जो मेन फिजिकल ज्योग्राफी, जो इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी, उसके अंतर्गत हमने सेकंड टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसके हम बोलते हैं फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, या फिर भारत का भौगोलिक विभाजन। इसमें हमने भारत को 6 भागों में भारत का हमने 6 भागों में फिजिकल डिवीजन किया था, या फिर भौगोलिक विभाजन किया था, है ना। जिसमें हमने हिमालय के बारे में, हिमालय पहला जो फिजिकल डिवीजन था, हिमालय या फिर उत्तर पूर्व की पर्वत श्रृंखलाएं। दूसरा हमने उत्तर का विशाल मैदान, है ना। तीसरा हमने यहाँ पर देखा था प्रायद्वीपीय पठार या फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू। चौथा हमने देखा था कोस्टल प्लेन। पांचवा हमने देखा था द्वीप और द्वीप समूह। और छठवा हमने देखा था थार डेजर्ट, है ना। तो 6 भागों में हमने ये टोटल फिजिकल डिवीजन किया था। इसके अंतर्गत हमने 2 फिजिकल डिवीजन पढ़ लिए हैं, एक तो हमने पूरा हिमालय पढ़ लिया है, और दूसरा हमने नदर्न प्लेन्स, जो कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था। आज हम थर्ड फिजिकल डिवीजन को पढ़ेंगे या फिर भौगोलिक विभाजन को पढ़ेंगे, और इसके अंतर्गत हम प्रायद्वीपीय पठार या फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू को स्टडी करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको मैप में बता देता हूं कि क्या क्या हम पढ़ लिया और क्या हमें पढ़ना है। देखिए यहां पर ये पूरा हिमालय है, ठीक है। इस प्रकार से मैं यहां पर बता रहा हूं, ये पूरा हिमालय रीजन है, इसको हमने अच्छे से स्टडी कर लिया है पहले फिजिकल डिवीजन के अंतर्गत, ठीक है। दूसरा फिजिकल डिवीजन आप यहां पर ग्रीन कलर से देख रहे हैं, ये है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ग्रेट नदर्न प्लेन्स, या फिर गंगा यमुना सिंधु का मैदान, या फिर गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु का मैदान। तो सेकंड फिजिकल डिवीजन में इसको पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये मस्टर्ड कलर से जो आप देख रहे हैं, ये इसमें लिखा है प्रायद्वीपीय पठार। तो इसको हम पढ़ने वाले हैं, और ये हमारा आज का थर्ड लेक्चर रहेगा फिजिकल डिवीजन के अंतर्गत, है ना। फिजिकल डिवीजन के अंतर्गत ये तीसरा पार्ट है, तीसरा भाग है, फिर तीसरा फिजिकल डिवीजन। तो इसी को आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले समझ लो आखिर प्रायद्वीपीय पठार है क्या, है ना। प्रायद्वीप और पठार 2 शब्द यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आखिर इनका मतलब क्या है? ठीक है, तो प्रायद्वीप देख लेते हैं। तो देखिए ऐसा कोई भी भूभाग या फिर ऐसा कोई भी क्षेत्र जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप या फिर पेनिनसुला बोलते हैं। कोई भी एक ऐसा लैंड मास है ना, कोई भी ऐसा लैंड मास है, फिर कोई भी ऐसा भूभाग बोल लीजिए आप, जो 3 ओर से जल से घिरा है, कोई भी ऐसा बड़ा भूभाग जो 3 ओर से जल से घिरा है, उसको हम प्रायद्वीप या फिर पेनिनसुला बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं, ये कोई भूभाग है ना। ये देखिए इसका जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, एक मिनट रुकिएगा, इसका जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है ना, इसको आप देखिए, ये 3 ओर से वाटर से घिरा हुआ है, ईस्ट से, वेस्ट से और यहाँ पर साउथ से घिरा हुआ है, तो इसको बोलेंगे हम पेनिनसुला। इस वाले रीजन को हम बोलेंगे पेनिनसुला, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से यदि आप इंडिया को भी देखेंगे ना बच्चों, तो इंडिया से यदि मैं यहाँ से एक लाइन खींच दूं इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से एक लाइन खींच दूं, तो ये वाला जो पूरा इंडिया का रीजन है, ये भी 3 ओर से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? यहां पर आपको बे ऑफ बंगाल देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको अरब सागर, अरेबियन सी देखने को मिलेगा, और नीचे आपको हिंद महासागर या फिर इंडियन ओशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला जो भारत है ना, ये वाला जो भारत है, इसको हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं, क्योंकि ये वाला भारत हमारा 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। पूरा भारत प्रायद्वीपीय भारत नहीं है, सिर्फ ये वाला जो भारत आप देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। अब आप बोलोगे सर प्रायद्वीप तो समझ में आ गया, पठार जरा समझा दो कि पठार क्या होता है। तो ठीक है, पठार भी समझ लीजिए। देखिए पठार क्या होता है, यहाँ पर एक मैप है, इसको देखिए आप थोड़ा सा, अगले में देखते हैं। ये मैंने आपको कल एक लेक्चर में समझाया था, है ना, जब मैं आपको उत्तर का विशाल मैदान पढ़ा था। आप इसको थोड़ा सा ऐसा समझिए, थोड़ा सा जो ऊंचा क्षेत्र होता है और ऊपर से सपाट या समतल होता है, उसको हम प्लेट्यू बोलते हैं। ये नीचे जो ये वाला मैप है, इसमें आप देख लीजिए, मान लीजिए सी लेवल है। सी लेवल का मतलब जो समुद्र का तल होता है ऊपरी, है ना, ये समुद्र है मान लीजिए, इसका जो ये ऊपरी वाला तल होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? सी लेवल, ठीक है, सी लेवल इसको हम बोलते हैं। अब इससे थोड़ा सा ऊपर जो बच्चों एरिया होता है ना, सबसे कम जिसकी ऊंचाई होती है समुद्र तल से, इस प्रकार से मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये है ना, ये समुद्र तल से इसकी ऊंचाई, जैसे हमने देखा था करीब 150 मीटर ऊंचा है, 50 से लेकर के 150 मीटर ऊंचा है हमारा द ग्रेट नदर्न प्लेन्स, है ना, उत्तर का विशाल मैदान। तो ये प्लेन एरिया हो गया, है ना, मैदानी क्षेत्र हो गया। क्या बोलेंगे इसको? मैदान या फिर प्लेन रीजन। इससे थोड़ा सा ऊंचा जो क्षेत्र होता है, इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, है ना, समतल, इसको हम बोलते हैं पठार, ठीक है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई थोड़ा ज्यादा होती है। इसके अलावा फिर और जो ऊंची क्षेत्र होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? पर्वत या फिर पहाड़ियां, है ना। पहाड़ियां थोड़ा कम ऊंची होती हैं, उससे ऊंचे पर्वत होते हैं, इस प्रकार से। तो ये समुद्र तल से ऊंचाई के अनुसार कुछ संरचनाएं हैं, इस हिसाब से आपको ध्यान रखना है कि पठार क्या होता है। तो पठार ऊंचे क्षेत्र होते हैं और ऊपर से समतल सपाट होते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है, एक जनरल सी डेफिनेशन है, कभी एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो जो प्रायद्वीपीय पठार का हमारा भारत का ये वाला हिस्सा है, ये वाला, तो एक तो ये प्रायद्वीप है, और दूसरी बात क्या है? पठार है, पठारी क्षेत्र है, है ना। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं साथ में मिला के? प्रायद्वीपीय पठार या फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो एक बात आपको ये याद रखनी है अच्छे से। चलिए आगे बात कर लेते हैं। देखिए उस प्रकार से आप इस वाले मैप में देख लीजिए, थोड़ा सा ये वाला क्षेत्र आप देखेंगे ना, तो उभरा हुआ क्षेत्र आप थोड़ा देखिए, इसमें आपको अलग ही उभार देखने को मिलेगा, है ना। तो ये उठा हुआ क्षेत्र है, इसलिए हम इसको प्लेट्यू या फिर पठार बोलते हैं। चलिए
अब हम देख लेते हैं कि आखिर प्रायद्वीपीय पठार जो है इसकी जो बाउंड्री है कहाँ कहाँ से हम किस क्षेत्र से हम समझेंगे कि ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। तो यहाँ पर आपको पता होगा थार डेजर्ट, थार बोल रहा हूँ सॉरी, अरावली माउंटेन रेंज है ना, राजस्थान के अंतर्गत आती है, राजस्थान राज्य में अरावली रेंज आती है। यहाँ पर आप देखेंगे राजमहल की पहाड़ियां हैं, राजमहल की पहाड़ियां ये कहां पर देखने को मिलेंगी आपको, झारखंड वाले रीजन में देखने को मिलती हैं, छोटा नागपुर प्लेटू में, है ना। ये सब अभी हम पढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और नीचे आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको इलायची या फिर कार्डेमम की पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो गिर की पहाड़ियां आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो आपके मन में क्वेश्चन है सर आप हमें ये सब क्यों बता रहे हो, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इन्हीं सब जो ये सारी चीजें मैंने बताई है ना, इससे ही इनको आपको यदि आप मिला देंगे तो इस प्रकार से प्रायद्वीपीय पठार बन जाएगा, है ना। तो मतलब ये सारी चीजें राजमहल की पहाड़ियां, इसके अलावा अरावली, गिर पहाड़ियां, इलायची पहाड़ियां, ये क्या करती हैं, ये प्रायद्वीपीय पठार की सीमा या फिर बाउंड्री का निर्धारण करती है। यहाँ पर आप पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट भी ले सकते हैं, तो ये सभी इनकी बाउंड्री का निर्धारण करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, इसका पूरा बीच वाला एरिया। और इसके उत्तर में क्या है, इसके उत्तर में द ग्रेट नदर्न प्लेन है। कल भी हम इस चीज को पढ़ करके आए थे। तो आई थिंक आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि प्रायद्वीपीय पठार क्या है ना, इसकी बाउंड्री का निर्धारण कहां से होता है। तो बस आपको यही जानना था, आगे हम सब एक एक करके पढ़ेंगे। चलो देखिए आगे डिस्कस करते हैं। पूर्वोत्तर में शिलोंग तथा कार्वी एंगलोंग पठार या फिर मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है, ठीक है। अब देखो यहां पर आपको एक छोटा सा टुकड़ा दिख रहा होगा, ये यहां पर टुकड़ा दिख रहा है, ये है ना, ये इसका कलर भी थोड़ा इससे मैच करता हुआ दिख रहा है, लेकिन इससे थोड़ा कटा हुआ है, अलग है ना। तो आपको एक बात याद रखना कि इसको सबसे पहले बोलते क्या है, तो इसको हम बोलते हैं बच्चों शिलोंग का पठार, है ना। या फिर इसका एक और नाम है मेघालय का पठार, या फिर इसका एक और नाम है कार्वी एंगलोंग का पठार। क्या, कार्वी एंगलोंग का पठार। तीनों कुछ भी बोल लो एक ही बात है, इसी चीज की बात की जा रही है ना, इस चीज की ही बात की जा रही है। तो चाहे कार्बी एंगलोंग बोल लो, मेघालय बोल लो, शिवालिक। तो आपको आज से एक बात याद कर लेनी है कि साहू सर ने बताया था कि मेघालय का पठार, शिलोंग का पठार, कार्बी एंगलोंग का जो पठार है वो इसी प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। तो अब आपके मन में डाउट आएगा कि सर तो ये तो अलग दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर तो ये ग्रीन कलर से मैदान दिख रहा है। तो बिल्कुल सही दिख रहा है, आपकी आंखें बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल आपको सही दिखाई दे रहा है। असल में है क्या बच्चों कि आप यदि यहाँ पर ये मैदान को ऊपर से खोदेंगे ना, तो अंदर से ये कनेक्टेड है इससे, है ना, ये कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। तो एक्चुअली हुआ क्या था, जो ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार है ना, ये इस प्रकार से, ये प्रायद्वीपीय जो पठार आप दिख रहे हैं इस प्रकार से, है ना, और यहाँ पर मेघालय का पठार है, ये इस प्रकार से पूरा कनेक्टेड है। और ऊपर से ये क्या मैदान बन गया है, ये मैदान बन गया है। हुआ क्या है यहाँ पर कि प्रायद्वीपीय पठार का जो ये वाला हिस्सा था पूरा, ये धसा हुआ था, है ना। धसा हुआ से मतलब क्या है, इस प्रकार से कुछ होगा, ये इस प्रकार से कुछ होगा, ये है ना। अब क्या हुआ, समय के साथ जब यहाँ से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां बही, तो इन्होंने क्या किया, इस मैदान को फिल कर दिया यहाँ पर, है ना, अवसादों का निक्षेप कर दिया। अवसाद मतलब कंकड़ पत्थर मिट्टी वालू, है ना, जिससे क्या हो गया, यहाँ पर मैदान बन गए। क्या बन गए, मैदान बन गए। अब यहाँ पर आप ड्रिल करेंगे, खुदाई करेंगे, तो आपको ये पठारी क्षेत्र ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये वाला जो रीजन है, ऊपर से तो मैदान है लेकिन अंदर से अभी भी प्रायद्वीपीय पठार है। और ये कार्बी एंगलोंग का पठार या फिर मेघालय का पठार जो है वो इसी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है कि शिलोंग का पठार जो है ये किसका हिस्सा है, सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो आपको क्या आंसर देना है, ऑप्शन में रहेगा हिमालय का है, मैदान का है, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार का। तो आपको आंख बंद करके बता देना है कि ये भैया प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, हिमालय का हिस्सा नहीं है, ठीक है। क्लियर, आपको एक बात ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, कई बार आपको काम आएगा ये, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं बच्चों। जब हिमालय भी हमने पढ़ रहे थे ना, हिमालय रीजन भी जब अब हम पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां है ना, 3 पहाड़ियां देखने को मिलती है, गारो, खासी और यहाँ पर जयंतिया, ठीक है। ये मेघालय के अंतर्गत पड़ती है। और ये जो 3 पहाड़ियां हैं ना बच्चों, ये प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है, आपको याद रखना है, हिमालय का ये हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। इसके अलावा जो प्रायद्वीपीय पठार है प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अब भैया गोंडवाना लैंड से क्या मतलब है, इसको भी हम थोड़ा भी समझेंगे, है ना। पहले आप देख लीजिए इसकी ऊंचाई कितनी, तो 600 से 900 मीटर है। मैदान की कितनी थी, 50 से 150। अभी मैंने आपको समुद्र तल से ऊंचाई के अनुसार बताया चीजें, है ना। तो मैदान की कितनी थी, 50 से 150। इसके पहले हिमालय की कितनी बताई थी, 6100, है ना। तो ये देखिए हिमालय हो गया, ये मैदानी क्षेत्र हो गया, इस प्रकार से समझो। रुक जाओ अच्छे से समझाता हूं आपको। ये समुद्र तल हो गया, एक मिनट होना, ये हो गया हमारा हिमालय, ठीक है। फिर ये हो गया, मान लो मैदान हो गया, ये मैदान, ये हो गया पठार, है ना। फिर ये मैदान आगे समझ लीजिए, और ये समुद्र तल हो गया। ये क्या हो गया, ये हो गया समुद्र तल, ठीक है। ये हो गया समुद्र तल, ये हो गया समुद्र तल, ठीक है। अब देखिए समुद्र तल से ये मान लीजिए ये हो गया ये, और ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है इसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे मैदान, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये बना दिया, इसको हम बोलेंगे मैदान। यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है इसको हम बोलेंगे पठार, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है बच्चों, इसकी ऊंचाई है 600 से 900 समुद्र तल से, ठीक है। जो ये है इसकी कितनी है, 50 से 150, और हिमालय की कितनी है, 6100। तो ऐसे आप समझिए, ठीक है। समुद्र तल से ये ऊंचाई ऐसे हम नापते हैं, तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, क्या हो गया यहाँ पर। चलिए अब देखो प्रायद्वीपीय पठार आखिर है क्या, जो अभी लिखाया था कि गोंडवाना लैंड का पार्ट है, तो आखिर ये है क्या। थोड़ा सा हमें थ्योरी जाना, एक थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो ये है क्या, देखो बच्चों आज से करीब 25 करोड़ वर्ष पहले, कितने करोड़ वर्ष पहले, 25 करोड़। अब इंसानों की आमतौर पर जीवन एवरेज क्या रहता है, 60 70, है ना, 55 60 70 इतना ही रहता है। आजकल तो ज्यादा भी नहीं जीता, पहले के लोग ज्यादा भी जीते थे, है ना। सिर्फ इतने ही साल इंसान जीता है ना, 60 70 75, कोई ज्यादा भी जी जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 80 मान लीजिए।
तो आज से करीब 25 करोड़ वर्ष पहले से आप कंपेयर करेंगे तो कुछ भी नहीं होता है ना, जाना कितनी पीढ़ियां आपकी निकल जाएंगी, है ना, आप अज्यूम भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। तो आज से करीब 25 करोड़ वर्ष पहले जो ये आप पूरी पृथ्वी देखते हैं ना, तो इसमें सिर्फ एक ही महाद्वीप होता था। ये देखिए, ये एक ही महाद्वीप था, या फिर ऐसा बोल लीजिए कि जितने भी महाद्वीप आप वर्तमान में देखते हैं, जैसे एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, तो ये सब कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे, है ना, मतलब जुड़े हुए थे, इस प्रकार से जुड़े हुए थे, है ना। इनको आप अलग कर देंगे तो ये अलग अलग कॉन्टिनेंट बन जाएंगे। तो इस कॉन्टिनेंट को कहा गया सुपर कॉन्टिनेंट। क्या बोला गया बच्चों? सुपर कॉन्टिनेंट। अब सुपर कॉन्टिनेंट से मतलब क्या है? क्योंकि ये सभी जो वर्तमान में आप कॉन्टिनेंट देखते हैं आपस में मिले हुए थे, तो इनको बोला गया सुपर कॉन्टिनेंट। और इस सुपर कॉन्टिनेंट का नाम दिया पैंजिया। क्या नाम दिया गया? पैंजिया। ठीक है, तो क्या पता चला आपको कि आज से 25 करोड़ वर्ष पहले, 25 से, है ना, 25 ही मान लीजिए, 25 से 20 करोड़ बोल लीजिए, 25 बोल लीजिए, एक ही सुपर कॉन्टिनेंट होता था जिसको हम पैंजिया बोलते थे। ठीक है, इसके अलावा वर्तमान में आप इतने सारे महासागर देखते हैं, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, है ना, साउथ महासागर, दक्षिण महासागर, प्रशांत महासागर। तो प्रशांत जो महासागर थे बच्चों, वो भी एक ही महासागर हुआ करता था। ठीक है, कौन सा महासागर था? इसको बोलते थे पैंथा लासा। ठीक है, जितने भी महासागर हैं इसी का हिस्सा है वर्तमान में, इसी से बने हुए हैं। तो एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था और एक ही यहाँ पर क्या था? महासागर था। ठीक है, पैंथालासा। फिर क्या हुआ? 25 करोड़ से लेकर के 20 करोड़ वर्ष पहले हम आएंगे, है ना। आपको पता होगा कि आप बीसी से यदि लौटते हैं तो समय कम होता है, तो करीब 25 करोड़ वर्ष से पहले 20 या फिर 15 करोड़ वर्ष पहले जब आए तो ये क्या हुआ? टूटना स्टार्ट हुआ, दो भागों में टूटा, है ना। इस प्रकार से जो ये पूरा कॉन्टिनेंट था ये दो भागों में टूटा। अभी कैसे टूट रहा है बच्चों, इस पर अभी आपको ज्यादा बात नहीं करनी है, अभी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए क्या होता है, ये जो टूट रहा है ना, इसको हम बोलते हैं प्लेट। हिमालय में भी मैंने आपको बताया था ना। और ये प्लेट क्या होती है? प्लेट करीब ये मान लीजिए कि 100 किलोमीटर मोटी, 100 किलोमीटर मोटाई की, इस प्रकार से मान लीजिए 100 किलोमीटर मोटाई की ये एक परत होती है जिस पर हम रहते हैं। और ये स्थैनोस्फीयर के ऊपर नीचे क्या है? लावा है। नीचे लावा है जो कि अर्ध तरल अवस्था में है, अर्ध तरल अवस्था में, प्लास्टिक फॉर्म में है। तो ये प्लेट इसी के ऊपर क्या करती है? मूव करती है। अब कुछ प्लेटें क्या होती हैं? एक दूसरे से दूर जाती हैं, कुछ प्लेटें क्या करती हैं? एक दूसरे के पास आती हैं, और कुछ प्लेटें इस प्रकार से फ्रैक्शन करते हुए आगे पीछे बढ़ती है ना। अब हमें यहाँ पर डिटेल में नहीं जाना, बस आप इतना समझ लीजिए। तो इस प्रकार से टूट करके ये क्या हुआ? दो भागों में टूटा। ऊपर वालों को बोला गया लॉरेशिया, है ना, लॉरेशिया, या फिर क्या बोला गया? अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। ठीक है, और नीचे वाले को क्या बोला गया? गोंडवाना लैंड। क्या बोला गया? गोंडवाना लैंड। ठीक है, क्या हुआ था? 25 करोड़ वर्ष पहले सब जुड़े हुए थे, इसको पैंजिया बोला था। ठीक है, बाद में करीब 25-50 करोड़ वर्ष बाद क्या हुआ? 20 से टूटा और दो भागों में टूटा। ऊपर वाले को बोला गया अंगारा लैंड, लॉरेशिया, नीचे वाले को बोला गया गोंडवाना लैंड। ठीक है, अब इसी गोंडवाना लैंड में बच्चों देखो, अपना आपको भारत दिखाता हूं मैं, है ना, आपको मैं अपना भारत दिखाता हूं कि ये देखिए, यहां पर आपको ये दिख रहा है, ये है ना, ये हमारा भारत है। ठीक है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि 15 से लेकर के 20 करोड़ वर्ष पहले जो हमारा भारत था, ये विषुवत रेखा के नीचे था। वर्तमान में आपको यहां पर देखने को मिलता है भारत, लेकिन ये 15 करोड़ वर्ष पहले यहां था। अब आप बोलेंगे सर ये तो चमत्कार हो गया। वाकई में ये चमत्कार है। लगभग 15 से 20 करोड़ वर्ष के टाइम पीरियड में जो हमारा ये भारत है, इस प्रकार से यात्रा करके यहां पर पहुंचा है, और फिर यहां पर ये यूरेशियन प्लेट से टकरा करके हिमालय का निर्माण करते हुए भारत यहां पर दिखाई देता है। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, जब ये गोंडवाना लैंड भी टूटना स्टार्ट हुआ, तो हमारा जो ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, इसी प्लेट का हिस्सा था, और इससे टूटना स्टार्ट किया, और समय के साथ इस प्रकार से मूव करते हुए यहां पर लॉरेशियन प्लेट से टकरा, और इस प्रकार से हिमालय का निर्माण हुआ, और वर्तमान में हमें भारत यहां पर दिखाई देता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि अभी जो आपको यहाँ सॉरी समझाने का मतलब यह है बच्चों की, थोड़ी देर पहले यहाँ पर लाइन लिखी थी कि जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है ये एक प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग है। अब यहाँ पर बच्चे रटने बैठ जाते हैं कि गोंडवाना लैंड का भाग है, गोंडवाना लैंड का, तो आपको रटना नहीं है। अभी मैंने आपको सारी चीजें समझा दी कि गोंडवाना लैंड का भाग कैसे है, कि जब ये लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में टूटा था पैंजिया, तो उसी में हमारा भारत भी जुड़ा हुआ था, इसलिए इसको हम बोलते हैं कि गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, आई थिंक क्लियर हुआ होगा। ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एक पूरी डिटेल थ्योरी है, तो इस पर अभी हमें डिटेल में नहीं आना, बस अभी हमें प्रायद्वीपीय पठार के बारे में समझना है। ठीक है, देखिए इस प्रकार से कुछ मूवमेंट हुई थी हमारी प्लेट में, इस प्रकार से देखिए 71 मिलियन वर्ष पहले, 55 मिलियन वर्ष पहले, 38 मिलियन वर्ष पहले, 10 मिलियन वर्ष पहले। फिर यहाँ पर जब ये यूरेशियन प्लेट से टकराई तो फिर यहाँ पर बीच में क्या था? टेथिस सागर था। और जब ये दोनों प्लेटों की क्या होता है, जब देखिए दो प्लेटें टकराती हैं, मान लीजिए ए प्लेट है, ये बी प्लेट है ना, तो ये जो भारी प्लेट होती है वो सॉफ्ट प्लेट के नीचे जाती है, और इस प्रकार से यहाँ पर जो टेथिस सागर के अवसाद थे वो हिमालय के रूप में खड़े हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से हिमालय का निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार से ये पूरी घटना हुई है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलो 2 मिनट का समय देना। चलिए, है ना, आगे डिस्कस करते हैं। देखिए प्रायद्वीपीय पठार के बारे में भी थोड़ा सा हम यहाँ पर समझ लेते हैं, है ना। ये हो गया, ये समझ गए, इस प्रकार से प्लेट मूवमेंट करी। यहाँ पर ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार है। ये सबसे पहले क्या होता है, ये सबसे पहले ऐसी कुछ संरचना थी, ये प्रायद्वीपीय पठार होगा हमारा, और यहाँ पर हिमालय बन गया होगा। ठीक है, जब ये हिमालय बना तो यहाँ पर एक गर्त बन गया था, फिर उसी के द्वारा ही मैदानों का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो उतना भी डिटेल में नहीं आना है, इस प्रकार से कुछ चीजें हुई थी। ठीक है, चलो बाकी हम बाद में देखेंगे सारी चीजें। देखिए प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हम देख लेते हैं कि हमें इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहले तो बच्चों में इसमें पर्वत, जो इसमें पर्वत स्थित है उनको पढ़ना है, और यहाँ पर जो पठार है हमें उनको पढ़ना है। ठीक है, तो पर्वत और पठार को एक एक करके स्टडी करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर अरावली की पहाड़ियां हैं, विंध्याचल पहाड़ियां हैं, सतपुड़ा श्रेणी है, राजमहल पहाड़ियां हैं, पूर्वी घाट है और पश्चिमी घाट है। ठीक है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये
तो बच्चों प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत जो हम पर्वत पढ़ेंगे तो इन सभी पर्वत को स्टडी करेंगे, है ना। ये कहां पर है देख लीजिए, अरावली, यहाँ सॉरी 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 यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई। देखिए अरावली यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, विंध्याचल मध्य प्रदेश रीजन में देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको सतपुड़ा देखने को मिलेगा, राजमहल की पहाड़ियां देखने को मिलेंगी, यहाँ पर पश्चिमी घाट पर्वत देखने को मिलेगा और यहाँ पर पूर्वी घाट पर्वत देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जितने भी पर्वत आते हैं ये प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है और एक एक करके हम इनको यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार के अंदर पढ़ेंगे। पठार हो गए, अब कुछ पर्वत हो गए, अब कुछ यहाँ पर पठार भी है, जैसे मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य का पठार, मेघालय का पठार, दक्कन का पठार और ये सारे पठार, ठीक है। तो इन पठारों और इन पर्वतों को हमें इस टॉपिक के अंतर्गत स्टडी करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बड़ा एक फिजिकल पार्ट इंडियन ज्योग्राफी का ये कवर करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों ये टॉपिक है, ध्यान से इसको हमें पढ़ना है और काफी ज्यादा एग्जाम में आपसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए सीधे एक करके हम इनको स्टडी करना स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम यहां पर पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार के बारे में कुछ जनरल पॉइंट, है ना। तो सबसे पहले तो गंगा और यमुना नदी के दक्षिण में उभरता हुआ जो विशाल भूभाग है, वेटलैंड है, जो लैंड है ना, उसको वास्ट लैंड है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय पठार, है ना। यहाँ पर कल हमने पढ़ा था ये मैदानी क्षेत्र था, है ना। उसके पहले हमने हिमालय पढ़ा था, तो हिमालय के बाद मैदान पढ़ा, उसके बाद जो ये वाला पूरा ग्रीन क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। तो जनरल सी बात है। इसके अलावा इसकी आकृति कैसी, तो आप देख पा रहे हैं कि त्रिभुजाकार लगभग इसकी आकृति है ना। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगी आकृति कैसी है प्रायद्वीपीय पठार की, तो त्रिभुजाकार शेप में है, ट्राइंगुलर शेप में है। यह उत्तरी भाग चौड़ा तथा जबकि दक्षिणी भाग इसका सकरा है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, ट्राइंगल उल्टा ट्राइंगल है ये, इस प्रकार से है ना। तो ऑब्वियसली बात है उत्तरी भाग तो चौड़ा होगा और नीचे इसका सकरा होगा। ऊंचाई अभी मैंने डिस्कस कराई थी, लगभग 600 से लेकर के 900 मीटर की एवरेज हाइट है। देखिए एवरेज हाइट का मतलब क्या है, कहीं कहीं इसकी 600 होगी, कहीं 500 होगी, कहीं 800 होगी, कहीं 900 होगी। तो 600 से 900 एवरेज उसको हम बोलते हैं। और प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का पार्ट है। तो कैसे गोंडवाना लैंड का पार्ट है, अभी सारी चीजें मैंने आपको डिस्कस कराई। निर्माण कैसे हुए, तो प्राचीनतम सैलों, आग्नेय सैलों, रूपांतरित सैलों से निर्मित है, ठीक है। देखिए यदि बात की जाए बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि पूरे भारत में जितने भी आपने फिजिकल डिवीजन बताए मैंने, तो उसमें सबसे पुराना फिजिकल फीचर कौन सा है ना, सबसे पुराना जो भौगोलिक विभाजन है वो कौन सा है। तो जो प्रायद्वीपीय पठार है बच्चों, प्रायद्वीपीय पठार है, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ये पूरे भारत का सबसे प्राचीन फिजिकल फीचर है, ठीक है। कैसे है, अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो ये यही था ना, सबसे पहले ये सिर्फ हमारा प्रायद्वीपीय पठार था, हिमालय बाद में बना, फिर उसके बाद मैदान बाद में बना, तटीय मैदान बाद में बने। तो सबसे पुराना तो आपको यही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो याद रखना है सबसे पुराना कौन सा है, प्रायद्वीपीय पठार ही है। तो सबसे पुरानी चट्टानों से भी यही बना है। इसके अलावा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर, पूर्व और पश्चिम में अनेक पहाड़ियां देखने को मिलती है, जिनके नाम क्रमशः अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा है। तो ये सारी चीजें अभी मैंने आपको बताई थी। अब ये थोड़ा सा अलग पॉइंट आया, इसका उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है ये करीब 1600 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम इसका जो विस्तार है वो 1400 किलोमीटर है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण कितना है, ऑब्वियसली बात है, मैंने बताया त्रिभुजाकार शेप में है ये, है ना। त्रिभुजाकार शेप में इस प्रकार से है। तो यहां से आप देख पा रहे होंगे ये 1600 किलोमीटर है। कितना है, 1600 किलोमीटर। और ये कितना है सॉरी देखिए ठीक है। देखिए यहां से यहां कितना है, 1600 है और यहां से यहां कितना, 1400 किलोमीटर लंबाई में है। तो जनरल से फैक्ट है, याद रखना है प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, यहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले देख लेते हैं इसका विस्तार, ठीक है। तो देखिए इसका सॉरी सबसे पहले हम अरावली रेंज, जितनी भी हमने यहाँ पर पहाड़ियां या फिर पर्वत देखे थे उसके अंतर्गत पहला जो माउंटेन है अरावली रेंज, तो इसको अरावली रेंज को हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो देखिए इसका विस्तार कहाँ है, तो अहमदाबाद के समीप राजस्थान के मरुस्थल के पूर्वी सीमा से लेकर के उत्तर पूर्व में दिल्ली के दक्षिण पश्चिम तक फैला है ना। अब इसको हमें मैप से पढ़ना है, हमें रटने की आवश्यकता नहीं है कुछ भी, ठीक है। मैप से हमें सारी चीजें स्टडी करना है। देखिए ये इंडिया का मैप है और इंडिया के मैप में आपको यहाँ पर राजस्थान राज्य दिख रहा होगा, ठीक है। ये राजस्थान राज्य है, ठीक है, राजस्थान राज्य है। और यहाँ पर इसके बीचों बीच में आपको एक पर्वत देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं अरावली रेंज, है ना। अब ये कहां से कहां तक फैला है बच्चों, ये गुजरात से ही स्टार्ट हो जाता है। गुजरात मैक्सिमम पार्ट ये राजस्थान का कवर करता है, उसके बाद हरियाणा और दिल्ली तक ये जाता है, ठीक है। तो यहां से कई बार राज्य भी पूछ लेता है, तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक इसका आपको विस्तार देखने को मिलता है। इसके अलावा राजस्थान का 70 से 80% जो एरिया है ये कवर करता है, मतलब मैक्सिमम जो एरिया है राजस्थान में ही कवर करता है। इसके अलावा हरियाणा, दिल्ली और गुजरात में ही फैला हुआ है। लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है इसकी, ठीक है। 800 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसकी सबसे ऊंची चोटी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, 1722 मीटर। कितनी है, 1722 मीटर सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। याद रखना है सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, ठीक है। माउंट आबू के निकट, माउंट आबू एक हिल स्टेशन है एक प्रकार से देखा जाए तो अरावली श्रेणी के अंतर्गत ही। 1722 गुरु शिखर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। आगे भौगोलिक दृष्टि से विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतों में ये आता है ना। विश्व के जो प्राचीन पर्वतों हैं उसमें आता है। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है, हजारों बार क्वेश्चन आया हुआ है कि विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कौन है या फिर भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, तो अरावली रेंज ही
विश्व और भारत की सबसे प्राचीनतम रेंजों में आती है। इसके अलावा अवशिष्ट पर्वत का एग्जांपल है। अब आपको एक चीज याद रखनी है कि जो ये विश्व के प्राचीनतम पर्वत है ना बच्चों, ये अवशिष्ट पर्वत के ही अंतर्गत आते हैं। उसका रीजन क्या है? अवशिष्ट का मतलब क्या होता है कि बचा हुआ पार्ट है ना, शेष बचा हुआ पार्ट। इसको आप यदि विकसित करेंगे, इसको समझेंगे तो क्या अर्थ निकलेगा इसका? बचा हुआ पार्ट। देखिए प्राचीन काल में इसको क्या बोलते थे? प्राचीन काल में ना ये वलित पर्वत का एग्जाम्पल था। वलित पर्वत जब ये बना होगा तो ये वलित पर्वत था, है ना, नवीन वलित पर्वत था। अभी इसको बोलते हैं पुराना वलित पर्वत। पुराना वलित पर्वत। देखिए वलित पर्वत भी दो प्रकार के होते हैं, न्यू फोल्डेड माउंटेन, ओल्ड फोल्डेड माउंटेन। तो ये ओल्ड फोल्डेड माउंटेन का एग्जांपल है। इसको आप ऐसे समझो कि जब ये बना था तो कुछ इस प्रकार से था, है ना, इसको हम बोलते थे नवीन वलित पर्वत। लेकिन वर्तमान में क्या हो गया है? हवा के द्वारा, जल के द्वारा, दाब के द्वारा बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं हमारी पूरी यूनिवर्स में, अर्थ में। तो उसके कारण इसका अवशिष्ट पार्ट ही शेष बचा है, इसका अवक्षरण हो चुका है ना, हवाओं ने, जल ने इसका क्षरण कर दिया है और इसका बचा हुआ पार्ट ही शेष बचा है। इसकी ऊंचाई भी कम हो गई है, उसका क्षरण भी हो चुका है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं ओल्ड फोल्डेड माउंटेन, पुराना वलित पर्वत या फिर अवशिष्ट पर्वत। तो ये बात आपको याद रखनी है। अरावली की पश्चिम की ओर माही और लूनी नदियां निकलती हैं। अरावली श्रेणी जो है ये जल विभाजक का कार्य करती है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ प्रमुख नदियां भी निकलती हैं, जैसे माही हो गई, लूनी हो गई, काफी महत्वपूर्ण नदियां हैं, ठीक है। खासतौर पर लूनी नदी काफी महत्वपूर्ण नदी है, तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। इसके अलावा जो माउंट आबू है, यहाँ पर ही पास में आपको दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी देखने को मिल जाता है। इस प्रकार से कुछ दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। माउंट आबू जो हिल स्टेशन है इसके पास आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। दिल्ली में रायसीना हिल्स है, तो यहाँ पर आपको राष्ट्रपति भवन, प्रेसिडेंट हाउस भी देखने को मिलता है। देखिए जो प्रेसिडेंट हाउस है, राष्ट्रपति भवन है, वो रायसीना हिल्स पर स्थित है। और जो रायसीना हिल्स है इसी अरावली का ही दिल्ली में एक्सटेंशन है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। तो जितने भी पॉइंट बच्चों इस स्लाइड में आपको देखने को मिल रहे हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखने हैं, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये अरावली हो गया। एक बार रिवीजन कर लेते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से कौन कौन से इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो विस्तार कहाँ कहाँ है, किन राज्यों में, आपको पता होना चाहिए। मैक्सिमम हिस्सा राजस्थान में आता है, ये बात आपको पता ही होगी, है ना। लंबाई उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। माउंट आबू के निकट जो इसका सबसे ऊंची चोटी है, गुरु शिखर 1722, इसकी ऊंचाई भी आपको याद रखना है, उसका नाम भी याद रखना है, गुरु शिखर, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा दिलवाड़ा का जैन मंदिर यहाँ पर है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। राष्ट्रपति भवन स्थित है, ये पॉइंट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है जहां से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं, आपको नोट डाउन करने हैं। अगला है विंध्याचल रेंज। तो नर्मदा सोनभ्रंश के उत्तर में इस घाटी के समांतर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर यहाँ पर स्थित है। नर्मदा सोन कहाँ बहती है बच्चों? नर्मदा नदी यहाँ पर बहती है, मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलती है और इस प्रकार से यहाँ पर सोन नदी बहती है। तो नर्मदा सोन की आप बोल लीजिए उत्तर पश्चिम में यहाँ पर ये इस प्रकार से ये रेंज जो है इसको हम बोलते हैं विंध्य रेंज या फिर विंध्याचल रेंज। क्या बोलते हैं? विंध्याचल रेंज इसको हम बोलते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। विंध्याचल रेंज हम इसको बोलते हैं, ठीक है। विस्तार कहां से कहां तक है? तो गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो इन रेंजेस में इसका जो ये रेंज है इसका इन राज्यों में विस्तार है। मतलब यहाँ गुजरात से ये स्टार्ट होती है तो मैक्सिमम पार्ट तो मध्य प्रदेश का कवर करती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तर प्रदेश तक भी इसका विस्तार देखने को मिलता है। इसके अलावा इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? लगभग 300 से लेकर के 600 मीटर इसकी एवरेज हाइट है ना। तो ये आपको याद रखना है। इस सर्वोच्च श्रेणी हाईएस्ट पीक का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो है सद्भावना शिखर है। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, विंध्याचल ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। इसके अलावा पश्चिम से पूर्व की ओर 3 श्रेणियों में बटा हुआ है। तो पश्चिम में इसकी श्रेणी को बोलते हैं विंध्य श्रेणी, मध्य में भांडेर श्रेणी और पूर्व में कैमूर श्रेणी। यहाँ से काफी क्वेश्चन आते हैं कैमूर श्रेणी से। कैमूर श्रेणी कहाँ पर है ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो देखिए 3 पार्ट में है ये, पश्चिम, मध्य और पूर्व। तो पश्चिम वाले को विंध्य, भांडेर और कैमूर इस प्रकार से कुछ बोला जाता है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है ना। अब देखेंगे तो इसकी लोकेशन बिल्कुल बीचों बीच आती है। तो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से बच्चों ये सेपरेट करती है, जिसको हम बोलते हैं विंध्याचल रेंज, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। चले आगे बात कर लेते हैं सतपुड़ा श्रेणी की। सतपुड़ा श्रेणी कहां पर है? तो दक्कन के पठार का ये हिस्सा है। किसका हिस्सा है? दक्कन के पठार। दक्कन प्लेट्यू कुछ नहीं है, प्रायद्वीप पठार का जो दक्षिण वाला पठार है उसको हम दक्कन प्लेट्यू बोलते हैं, ठीक है। तो दक्कन प्लेट्यू का ही एक प्रकार से भाग है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित है। थोड़ा सा इसकी लोकेशन देख लीजिए कहां पर है। ये देखिए, ये मध्य प्रदेश राज्य आपको दिख रहा होगा, ये पूरा मध्य प्रदेश राज्य है। इसके एक प्रकार से दक्षिण में ये स्थित है, जिसको हम बोलते हैं सतपुड़ा श्रेणी, ठीक है। अब इस पे इसकी विशेषता क्या है बच्चों? इसके उत्तर में बहती है नर्मदा नदी और इसके दक्षिण में बहती है ताप्ती नदी, जो कि पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदियां हैं। और दोनों नदी भ्रंश घाटी या फिर रिफ्ट घाटी में प्रवाहित होती है, ठीक है। देखिए इसके दोनों ओर नर्मदा और ताप्ती नदियां भ्रंश घाटी में स्थित हैं। विस्तार पूर्व में मेकाल श्रेणी, पश्चिम में राजपीपला श्रेणी, इसी के अंतर्गत अमरकंटक और पचमढ़ी स्थित हैं, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखना है कि कहां पर। देखिए यहाँ पर आप ऐसा समझिए, सबसे पहले यहाँ पर विंध्याचल पर्वत है। कौन सा पर्वत है? विंध्य। यहां से एक नदी बहती है जिसका नाम है नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा नदी। इसके दक्षिण में एक पर्वत है जिसको हम बोलते हैं सतपुड़ा,
ठीक है। और इसके दक्षिण में एक नदी बहती है जिसको हम बोलते हैं ताप्ती। तो यहाँ से काफी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आएगा कि नर्मदा नदी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में बहती है, तो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में। अगला क्वेश्चन आएगा नर्मदा नदी किसके उत्तर में बहती है, तो सतपुड़ा के उत्तर में बह रही है, आपको दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन आएगा सतपुड़ा रेंज किन नदियों घाटियों के बीच में है, तो सतपुड़ा किसके बीच में, नर्मदा और ताप्ती के बीच में। तो कैसा भी यहां से क्वेश्चन आए, बस आपको कंसेप्ट पकड़ना है कि कौन सी पर्वत श्रेणी कहां पर है, कौन सी नदी कहां है, इजिली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, पूर्व में मेकाल श्रेणी से पश्चिम में राजपीपला तक फैली है, इसके अंतर्गत अमरकंटक पचमढ़ी आते हैं। अब जैसा अभी मैं विंध्य में बताया था कि अलग अलग श्रेणियों को अलग अलग नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी है। इसकी जो पश्चिम में श्रेणी है उसको राजपीपला श्रेणी बोलते हैं, बीच में जो श्रेणी है इसको महादेव श्रेणी बोलते हैं, और पूर्व में जो श्रेणी है बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मेकाल श्रेणी। तो ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। अलग अलग श्रेणियों को अलग अलग नाम से यहाँ पर जाना जाता है। चलो आगे बात करते हैं। सतपुड़ा श्रेणी को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं जरा देख लेते हैं। वही चीज है जो अभी मैंने आपको यहां पर बताई। देखिए, पश्चिम में राजपीपला, महादेव और मेकाल श्रेणी, ठीक है। इसके अलावा पचमढ़ी में स्थित धूपगढ़ सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1350 मीटर, ठीक है। तो ये बात भी याद रखना, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पचमढ़ी के अंतर्गत धूपगढ़। अब देखिए पचमढ़ी क्या है, पचमढ़ी मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है जहां पर धूपगढ़ आपको देखने को मिलती है, और धूपगढ़ सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है जो कि महादेव पर्वत के अंतर्गत आती है। तो सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। 1350 मीटर की ऊंचाई है, ये भी याद रखनी है। अगली बात है कि जो सतपुड़ा है बच्चों, ये ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल है। भूखंड के ऊपर उठ जाने या नीचे धस जाने के कारण जो भूमि या पर्वत बनता है उसे ब्लॉक पर्वत या फिर हॉर्ड्स पर्वत बोलते हैं। दोनों भ्रंशों के बीच में ब्लॉक पर्वत बनते हैं। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल कैसे बनता है ये, जैसे ये कोई मान लीजिए एक लैंड मास था, ठीक है, ये कोई एक लैंड था। अब इसमें क्या हुआ बच्चों, इसके जो साइड वाले ये पोर्शन है ना, ये नीचे धस गए, ये नीचे धस गए, तो कुछ इस प्रकार की संरचना बन जाएगी, इस प्रकार की कुछ संरचना बन जाएगी, और ये बीच में पर्वत बन जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से देखिए कुछ ये नीचे हुए हैं और ये ऊपर अपने आप उड़ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। और इसी प्रकार से जो हमारा जो ये सतपुड़ा है, ये इसी प्रकार से कुछ बना है। इसके दोनों ओर देखेंगे, यहाँ पर सतपुड़ा है, यहाँ पर नर्मदा नदी का भ्रंश देखने को मिलता है, और यहाँ पर आपको ताप्ती नदी का भ्रंश देखने को मिलता है। भ्रंश का मतलब क्या होता है, भ्रंश का मतलब होता है धसा हुआ भाग। किसी भी क्षेत्र के धसे हुए भाग को भ्रंश बोलते हैं। तो सतपुड़ा के उत्तर में भी धसा हुआ पार्ट है जिसमें नर्मदा नदी बहती है, और सतपुड़ा के दक्षिण में भी धसा हुआ पार्ट है जिसमें ताप्ती नदी बहती है, और बीच में ये पर्वत खड़ा हुआ है जिसको हम ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट माउंटेन है, काफी बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। देख लेते हैं कौन कौन से एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। सबसे पहले तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के भ्रंश के बीच में ये स्थित है, ये पॉइंट आपको याद रखना है ना। इसकी जो 3 श्रेणियां हैं, राजपीपला, महादेव, मेकाल, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ जो कि पचमढ़ी के अंतर्गत आती है, 1350 मीटर, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस माउंटेन का एग्जाम्पल है, तो ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो इतने पॉइंट एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको स्पेशली यहाँ पर स्टार लगाने हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, अब 2 मिनट का समय दीजिए। चलिए, है ना। अगली पहाड़ियां हैं बच्चों राजमहल की पहाड़ियां, ठीक है। इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कहां पाई जाती हैं। तो छोटा नागपुर का जो प्लेट्यू रीजन है उसके ही उत्तर में आपको देखने को मिलती है, या फिर झारखंड के उत्तरी रीजन में देखने को मिलती है, ठीक है, उत्तर पूर्वी भाग में है। विस्तार की बात करेंगे तो झारखंड राज्य में साहिबगंज और दुमका जिले के अंतर्गत ये देखने को मिलती है। लगभग 2600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है, ठीक है। इसका रीजन याद रखना है कि कहां पर झारखंड के उत्तर में छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी रीजन में आपको देखने को मिलती है ना। साहिबगंज दुमका जिला उतना याद करने की जरूरत नहीं है, जो सिविल सर्विसेज वाले बच्चे हैं उनको याद करने की आवश्यकता है। आगे देख लेते हैं ऊंचाई कितनी है। तो पहाड़ियां हैं, बहुत ज्यादा ऊंचाई नहीं है, 200 से 300 मीटर लगभग ये ऊंची पहाड़ियां हैं, राजमहल की पहाड़ियां, जो कि प्रायद्वीपीय पठार की बाउंड्री या फिर सीमा का निर्धारण करती है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये राजमहल की पहाड़ियां हैं, इसके दक्षिण में आपको प्रायद्वीपीय पठार पेनिनसुलर प्लेट्यू मिलेगा, और इसके उत्तर में आपको उत्तर का विशाल मैदान मिलेगा, ठीक है। अगला है मालवा का पठार या फिर मालवा प्लेट्यू। तो बच्चों आपको याद रखना है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भूभाग है। इसका मतलब क्या है कि जैसे अभी हमने भारत का फिजिकल डिवीजन किया ना बच्चों 6 भागों में, उसी प्रकार से जब हम एमपी का फिजिकल डिवीजन करते हैं तो उसमें जितने भी फिजिकल डिवीजन निकल के आते हैं तो उसमें सबसे बड़ा जो भाग है वो कौन सा है, मालवा का पठार ही सबसे बड़ा। देखिए ये मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश का देखिए सबसे बड़ा रीजन जो है ये मालवा का पठार ही कवर करता है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो मालवा प्लेट्यू को आपको याद रखना है। आगे है इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो इसका निर्माण हुआ है लावा द्वारा निर्मित बेसाल्ट चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। अब थोड़ा सा यहाँ पर कंसेप्ट आप पकड़िए, ठीक है। जहां भी बात आएगी ना बच्चों की लावा के द्वारा कोई संरचना बनी है, ठीक है, लावा के द्वारा निर्मित संरचना कोई बनी है, तो वहां पर आप एक बात बिल्कुल रट लीजिए, कॉन्सेप्ट बिठा लीजिए कि वहां पर बेसाल्ट चट्टानें पाई जाएंगी, ठीक है। बेसाल्ट एक प्रकार की चट्टानें होती हैं,
ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो लावा से के द्वारा निर्मित से क्या मतलब है, आपको पता होगा कि हमारी जो पृथ्वी है उसके अंतर्गत उसके अंदर लावा भरा हुआ है। ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया था 100 किलोमीटर लगभग मोटी ये प्लेट है, उसके नीचे लावा भरा हुआ है और इस पर ही ये प्लेट फ्लोट होती है या फिर मूव होती है। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, कहीं से कोई प्लेट क्रैक है ना, और लावा क्या करता है, हमेशा ऊपर आने की कोशिश करता है, तो उसको जब भी जगह मिलती है जहां से भी, तो वो ऊपर आ जाता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी, है ना। तो एक तो ज्वालामुखी के द्वारा ऊपर आता है और एक तो फॉल्ट के थ्रू या फिर किसी दरार के थ्रू लावा उस प्रकार से ऊपर आता है, इस प्रकार से। ठीक है, तो जब भी ये लावा ऊपर आएगा और जमेगा, तो उसके द्वारा जब ठंडा होने के पश्चात जो चट्टाने बनेंगी, क्योंकि देखिए लावा क्या होगा, निकलेगा इस प्रकार से और ठंडा होगा, जब ठंडा होगा तो वो चट्टाने बन जाएंगी कठोर, है ना। तो उससे जो चट्टाने बनेंगी उनको ही हम बोलते हैं बेसाल्ट चट्टाने। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है कि ये जो पूरा मालवा प्लेट्यू रीजन है ये बेसाल्ट चट्टानों से ही बना है ना। अभी मैं आगे बताऊंगा कि ये जो पूरा हमारा इंडिया का ये वाला रीजन है ना, काठियावाड़, गुजरात, महाराष्ट्र का पठार, इसके अलावा ये पूरा रीजन मालवा के लावा के द्वारा निर्मित बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित क्षेत्र है, ये वाला रीजन। ठीक है, अभी आगे हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आप सिर्फ मालवा के बारे में याद रखिए कि मालवा प्लेट्यू है बेसाल्ट चट्टानों से या फिर लावा द्वारा निर्मित क्षेत्र है। अगला पॉइंट क्या याद रखना है कि लावा द्वारा निर्मित जहां पर क्षेत्र होता है वहां पर बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है और इन्हीं बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय अपर्दन से काली मिट्टी बनती है ना। मतलब जो ये बेसाल्ट चट्टान है बच्चों, जब इसका अपक्षय अपर्दन होगा, अपक्षय अपर्दन मतलब टूटना फूटना और एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, है ना, तो उससे कौन सी मिट्टी बनेगी, उससे जो मिट्टी बनेगी उसको हम बोलेंगे ब्लैक सॉइल। कौन सी सॉइल, ब्लैक सॉइल, उसको हम बोलेंगे। तो इस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। अगला है नदियां, तो चंबल हो गया, बेतवा हो गया, काली सिंध, पार्वती, है ना। तो ये चंबल किसकी सहायक नदी है, चंबल, बेतवा, ये आपको यमुना की सहायक नदी है और गंगा का जो पूरा अपवाह तंत्र है उसका हिस्सा है। नदियों वाले लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे उसको। ठीक है, तो काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है और ये सारी यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। इसके अलावा जब नदियों वाला लेक्चर पढ़ेंगे तो ये आपको वहां पर भी कवर हो जाएंगी, यहाँ पर आप उतना ध्यान मत दीजिए, बस आप जनरल से एक दिमाग में रख लीजिए, है ना, क्योंकि मध्य प्रदेश रीजन की ही ये नदियां हैं। फसल कौन कौन सी होती है, कपास, गेहूं, सोयाबीन, आलू। ठीक है, तो अब देखिए एक चीज और याद कीजिए कि यहाँ पर काली मिट्टी पाई जा रही है। काली मिट्टी के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी होती है, कपास की फसल। इसको हम क्या बोलते हैं, सॉरी, जो काली मिट्टी होती है ये कपास की फसल के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, सबसे बेस्ट मानी जाती है, इसलिए यहाँ पर कपास की खेती होगी, गेहूं की होती है, सोयाबीन की होती है, आलू की होती है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके अलावा चीनी यात्री फाहियान ने मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है ना। चीनी यात्री जो फाहियान बच्चों भारत आए थे, है ना, तो उन्होंने उस टाइम पे जो मालवा रीजन है, यहाँ की जो जलवायु है, क्लाइमेट है, इसको बेस्ट जलवायु कहा था। ऐसा क्यों कहा था, ऐसा क्या चीज है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ का जो मौसम है ना बहुत बढ़िया रहता है। मतलब गर्मी में ना बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी, ठंड में ना बहुत ज्यादा ठंड पड़ेगी, मतलब एक अच्छा मौसम रहता है जो इंसानों के लिए बेस्ट माना जाता है ना। बहुत ज्यादा गर्मी ना बहुत ज्यादा ठंड, क्योंकि ज्यादा गर्मी पड़ती है तो भी आदमी परेशान हो जाता है, ज्यादा ठंड भी पड़ती है तो आदमी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तो यहाँ का जो क्लाइमेट है काफी अच्छा होता है। इस कारण से चीनी यात्री फाहियान ने मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु बताया है। सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु किसने बताया, किस चीनी यात्री ने बताया, तो फाहियान ने बताया है। ठीक है, यहाँ से एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं उनको थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो मालवा का पठार कहाँ है, किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भू आकृतिक प्रदेश है। ठीक है, कैसे बना है, तो लावा द्वारा निर्मित बेसाल्ट चट्टानों से बना है, काली मृदा पाई जाती है। तो इतने पॉइंट आ सकते हैं और ये थोड़ा सा याद रख लेना, चीनी यात्री फाहियान वाला। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहाँ पर मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ कि आपको इंपॉर्टेंट वाली है ना, तो ऐसा नहीं सिर्फ आपको यही चीजें पढ़नी है, सारी चीजें पढ़नी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पेपर मुझे नहीं बनाना है। मैं वो चीज आपको इंपॉर्टेंट बताता हूं जिनको तो आपको मस्ट बिल्कुल रटना ही है, याद ही करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी चीजें आपको पढ़ना नहीं है, कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। कुछ जो मेजर चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, जो डबल स्टार वाली चीजें होती है, वो मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं। ठीक है, तो ये कुछ पर्वत पढ़ लिए, अब हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं पठार, सॉरी, है ना, तो एक बुंदेलखंड का पठार पढ़ लेते हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ये बुंदेलखंड प्लेट्यू फैला हुआ, ये भी कहां पर आता है, यहाँ पर देखिए ये मध्य प्रदेश है ना, इस प्रकार से मध्य प्रदेश रीजन है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला रीजन जो है इसको हम बोलते हैं उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ये फैला हुआ है जिसको हम बोलते हैं बुंदेलखंड का पठार। आप में से बहुत सारे लोग होंगे बुंदेलखंड रीजन से, जैसे आप मध्य प्रदेश का देखेंगे तो दमोह हो गया, है ना, छतरपुर हो गया, टीकमगढ़ हो गया, सागर हो गया, ये हो गए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की भी आप देखेंगे तो झांसी हो गया, ललितपुर हो गया, तो ये सब रीजन जो होते हैं, जिले होते हैं, ये बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं ना। कई बार बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की भी चीजें सामने आती रहती हैं, तो ये अलग रीजन है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो ये क्षेत्र है ये ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से बना है। नीच, ये चट्टानों वाला टॉपिक हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, हालांकि ये इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स है। मेरा वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोर्स भी बच्चों वहाँ पर स्टार्ट होने वाला है, तो वो भी आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। नदियाँ कौन कौन सी हैं यहाँ पर, तो सिंध हो गई, कैन हो गई, बेतवा हो गई, धसान हो गई, तो ये सारी नदियाँ यहाँ पर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, सिंध, कैन, बेतवा और धसान, सिंध, कैन, बेतवा और धसान। इसके अलावा मिट्टी कौन कौन सी है यहाँ पर, तो लाल, काली, दोमट, ये सारी मिट्टियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, लाल, काली, दोमट, ये सारी मिट्टियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। फसल कौन कौन सी ली जाती है, तो ज्वार, गेहूं, सरसों, तिल, ये सारी फसलें यहाँ पर होती हैं। देखिए फसलों वाला टॉपिक हमारा अलग से आएगा, नदियों वाला टॉपिक हमारा अलग से आएगा, मिट्टियों वाला टॉपिक हमारा यहाँ अलग से आएगा, है ना। यहाँ पर सिर्फ हम इनको इसलिए बता रहे हैं, इनको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, ताकि आपको उस पर्टिकुलर क्षेत्र की क्या विशेषता है ये पता चल जाए, कौन कौन सी नदियां बहती है, कौन कौन सी मिट्टी होती है, कौन कौन सी फसलें होती हैं। क्योंकि खासतौर पर जो सिविल सर्विसेज वाले बच्चे होते हैं ना, एमपीपीएससी, यूपीएससी वाले, तो उनको लिखने को याद है कि बुंदेलखंड के पठार के बारे में लिखिए, तो उनके लिए थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बाकी वनडे वाले बच्चों के लिए उतना इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीजें नहीं है। इस पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो सिद्ध बाबा की चोटी इस
इस प्लेट्यू की सबसे ऊंची चोटी है, 1172 मीटर बच्चों इसकी हाइट है, तो ये बात आपको याद रखनी है। कर्क रेखा के निकट होने के कारण गर्मी में ज्यादा गर्मी और ठंड में ज्यादा ठंडी यहाँ पर पड़ती है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको पता होगा, बिल्कुल बीचों बीच से होकर के गुजरती है इस प्रकार से, और इसके एक नजदीक स्थित है, इस कारण से गर्मी में ज्यादा गर्मी और ठंड में ज्यादा ठंड यहाँ पर पड़ती है। अगला है दंडकारण्य का पठार। ये कहां पर आपको देखने को मिलेगा? ये आपको छत्तीसगढ़ रीजन में, बस्तर के आसपास वाले रीजन में यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में उड़ीसा राज्य में ये फैला हुआ पठार है। इसको हम बस्तर का पठार भी बोलते हैं क्योंकि मैक्सिमम पार्ट बस्तर के अंतर्गत आता है। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देश में एकमात्र जो टिन है ना, टिन एक प्रकार की क्या होता है, धातु होती है। तो टिन के भंडार आपको बस्तर प्लेट्यू या फिर दंडकारण्य प्लेट्यू के अंतर्गत देखने को मिलते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ रीजन के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला देख लेते हैं छोटा नागपुर का पठार। मोस्ट इंपॉर्टेंट पठार है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। कहां पर देखने को मिलता है? झारखंड रीजन के अंतर्गत देखने को मिलता है, जबकि इसका कुछ भाग आपको छत्तीसगढ़, बिहार और पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मुख्यतः झारखंड, यहाँ पर आप देखेंगे झारखंड राज्य आप अपने मैप में अच्छे से देख सकते हैं। कुछ पार्ट छत्तीसगढ़, बिहार और पश्चिम बंगाल का भी कवर करता है। अब इसकी विशेषता क्या है बच्चों? छोटा नागपुर का पठार किस लिए जाना जाता है? सर्वाधिक खनिज संसाधन, खनिज संसाधन समझते हैं ना, जिनसे हमें धातुएं अधातुएं प्राप्त होती हैं, उनको ही हम क्या बोलते हैं? खनिज संसाधन बोलते हैं। तो पूरे भारत में खनिज संसाधन की दृष्टि से सबसे संपन्न जो क्षेत्र है ना, सबसे वेल्दी जो क्षेत्र है वो है छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर का पठार, जो कि मुख्यतः झारखंड रीजन में आता है। इसे भारत का रूर प्रदेश भी बोलते हैं। रूर प्रदेश कब बोलते हैं? देखिए जर्मनी में एक जगह है रूर नाम की। कौन सी? रूर नाम की। तो वो विश्व में खनिज संसाधन के लिए काफी ज्यादा फेमस है, काफी ज्यादा विख्यात है, काफी ज्यादा संपन्न है। इस कारण चूंकि रूर विश्व में प्रसिद्ध है और भारत में कौन सी प्रसिद्ध है? छोटा नागपुर का पठार। तो इसको उससे कंपेयर करके बोलते हैं भारत का रूर प्रदेश। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, सैकड़ों बार, भारत का रूर प्रदेश कौन सा है? तो छोटा नागपुर का प्लेट्यू। तो ये बात आपको याद रखना है। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में बांटती है। क्लियर हुआ? दामोदर नदी आपको पता होगा ये हुगली की सहायक नदी है। हुगली क्या है? हुगली गंगा की एक वितरिका है ना। ये सब हम नदियों वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो यहाँ के जो ये पूरा प्लेट्यू है, तो इसके बीचों बीच से भ्रंश घाटी में बहती है दामोदर नदी, जो कि इसको दो पार्ट में यहाँ पर डिवाइड करती है। एक पार्ट को हम बच्चों यहाँ पर बोलते हैं, ऊपर वाले को हजारीबाग का पठार और नीचे वाले को हम बोलते हैं रांची का पठार, ठीक है। देखिए बीच से दामोदर नदी, इसको हम क्या बोलेंगे? हजारीबाग का पठार, और नीचे वाले को क्या बोलेंगे? रांची का पठार। तो ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा हजारीबाग का पठार किसका रीजन है या फिर रांची का पठार किसका रीजन है? तो हजारीबाग इजीली आप बता पाएंगे, क्योंकि हजारीबाग नाम की एक जगह भी है जो कि खनिज संसाधन के लिए काफी फेमस है। कहां पर? झारखंड में। रांची तो कैपिटल ही है, तो आपको पता होगा महेंद्र सिंह धोनी का संबंध भी है यहाँ से, है ना। तो आपको पता ही होगा झारखंड के अंतर्गत आते हैं, और ये दोनों छोटा नागपुर का पठार जो रीजन है उसके अंतर्गत आते हैं। इस पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ 1350 मीटर, या फिर इसको सनमेध शिखर भी बोलते हैं। तो याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी भी पठार, किसी भी प्लेट्यू की सबसे ऊंची चोटी आपको याद रखना है। कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, टेबल में मैच करने को भी यहाँ पर दे देते हैं, ठीक है। कुछ आपको यहाँ पर माउंटेन्स दे देंगे, कुछ यहाँ पर उसकी ऊंचाई दे देंगे, आपको मैच करना पड़ेगी। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो पारसनाथ छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी है 1350 मीटर। अभी हमने पचमढ़ी में भी देखा था, पचमढ़ी में धूपगढ़ 1350 मीटर, उसकी भी सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ से आपको कॉमन मिल गई दोनों की हाइट। तो आपको याद रखना है पारसनाथ इसकी सबसे ऊंची चोटी है, और वहां पर धूपगढ़ महादेव पर्वत पचमढ़ी की सबसे ऊंची चोटी है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो ये कॉमन पॉइंट आपको याद करना है। रांची और जमशेदपुर जो प्रमुख शहर है, ठीक है, रांची कैपिटल होगी झारखंड की, और जमशेदपुर भी काफी औद्योगिक नगर भी है एक प्रमुख। तो ये दो प्रमुख शहर भी इसी रीजन के अंतर्गत आते हैं। दामोदर और स्वर्ण रेखा ये दो प्रमुख नदियां हैं, और इसे भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। अभी सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर समझा दी हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में कोयले के विशाल भंडार यहाँ पर देखने को मिलते हैं। हजारीबाग अभ्रक प्रमुख स्रोत देखने को मिलता है। जादूगोड़ा यहाँ पर झारखंड में यूरेनियम की खोद। तो ये सब बच्चों जब हम खनिज वाला लेक्चर पढ़ेंगे ना, खनिज संसाधन मिनरल रिसोर्सेज, तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। दामोदर नदी घाटी जो है, यहाँ पर कोयले के भंडार पाए जाते हैं। आपको एक बात याद रखना कि कोयले के भंडार हमेशा नदी घाटियों के आसपास ही पाए जाते हैं। नदी घाटी से मतलब क्या है? नदियों के आसपास का जो सैकड़ों किलोमीटर का क्षेत्र होता है उसको ही हम नदी घाटी बोलते हैं। हजारीबाग जो रीजन है, अभी हमने यहाँ पर पढ़ा हजारीबाग का पठार। हजारीबाग एक जगह का नाम भी है। यहाँ पर अभ्रक का स्रोत पाया जाते हैं, यहाँ पर अभ्रक पाया जाता है, एक प्रकार का खनिज है। जादूगोड़ा से यूरेनियम पाया जाता है, ये भी एक ऊर्जा खनिज है, ठीक है। तो हालांकि खनिज वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, चूंकि खनिज के लिए संपन्न है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर पाई जाती हैं, सभी खनिज यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया बच्चों हमारा छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत कुछ कुछ चीजें हमने पढ़ ली, जैसे अरावली की श्रेणियां, विंध्यांचल श्रेणियां, सतपुड़ा श्रेणियां, छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार, रायसीना हिल्स, है ना, राजमहल की पहाड़ियां, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ ली। बाकी की जो बचा हुआ पार्ट है हम नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में इसको स्टडी करेंगे। आई थिंक आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आज का लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो इसको आप थोड़ा अच्छे से पढ़ें, एटलस का यूज करें, प्रॉपर नोट्स बनाएं, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल के लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखें और बढ़िया से पढ़ते रहें। बाय बाय।